कानपुर के कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पर अपना आज इस कार्यक्रम में करके दिखाया है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री को अवश्य भरोसा होगा कि कानपुर की धरती मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ पूरी तरीके से सक्षम रूप से कार्य करेगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने अखिल भारतीय महामंत्री श्री विनय सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने आशीर्वचन तथा उद्बोधन हम लोगों के बीच में रखें। श्री विनय सिन्हा जी। सबों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्रीमान प्रबल प्रताप सिंह जी अपने कानपुर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्रीमान श्रीकांत अवस्थी जी, हमारे सहयोगी आप सबों के बीच लोकप्रिय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान पवन जी, हमारे सहयोगी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्रीमान साधु सिंह जी, श्रीमान मुकेश जी, बहन संगीता जी, अपने इस बार पहली बार भारतीय मजदूर संघ ने आर्थिक पारदर्शिता को समुचित रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए एक अंकेक्षकों का टीम बनाया है। ये कानपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि कानपुर से एक राष्ट्रीय स्तर के अंकेक्षक श्रीमान श्रीभूषण सिंह जी यहाँ हैं और हमारे LIC की मेरे परिचय में बताया गया, मैं LIC से हूँ। हमारे सहपाठी सहयोगी हमारी LIC में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 9 राष्ट्रीय स्तर की संगठनें काम करती हैं, विभिन्न कैडर कर्मचारियों के बीच, एजेंट्स के बीच, DO के बीच। तो हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स की यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफिसर के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान सुधाकर मिश्रा जी और हम सबों के अभिभावक श्रीमान सुखदेव मिश्रा जी। कभी एक समय था, अभी मेरे परिचय में महामंत्री जी ने बताया कि मैं इंश्योरेंस का प्रभारी भी था, तो एक समय था कि जब सुखदेव मिश्रा जी इंश्योरेंस के प्रभारी थे और हम लोग को काम सिखा पाए थे। और आज मैं कृतज्ञ हूँ कि उनके मार्गदर्शन में मुझे काम सीखने का मौका मिला और मैं इस मुकाम पर पहुँचा। मित्रों, मैं कानपुर में महामंत्री बनने के बाद ये किसी प्रदेश का मेरा पहला प्रवास है। आपके मन में ये होगा कि मैं कानपुर को ही क्यों चुना। मित्रों, मैं अपने कानपुर के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश पदाधिकारियों को, यूनियनों के पदाधिकारियों को, जिला के पदाधिकारियों सबों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और धन्यवाद देने के लिए मैं आप सबों के बीच आया। मैं किसी दूसरे प्रदेश में भी जा सकता था, किसी दूसरे यूनियनों के कार्यक्रम में भी जा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कानपुर जाना मेरे लिए यथोचित है और आवश्यक है। अपने को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। आपके मन में होगा कि मैंने बाहर विनय सिन्हा का बोर्ड लगाया है, इतने लोगों ने मुझे माला पहनाया है, इतने सारे मोमेंट मिले हैं, इसलिए मैं आपके कृतज्ञ हूँ। यह बिल्कुल नहीं है मित्रों, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल मैं अपने
हमारे वरिष्ठ अधिकारी पवन जी से मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी से पूछ रहा था कि पवन जी, आपने मुझे बीएमएस से निकलवाने की कोई षड्यंत्र तो रच के नहीं कानपुर आए हैं, और अभी इतनी सारी मालाएं और ये मिला, तो मैं उनसे ये पूछ रहा था अभी कि भाई ये बीएमएस के पद्धति के विपरीत तो नहीं हम लोग जा रहे हैं। आप सबों को जानकारी है, अपने वरिष्ठ आपके उत्साह का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपको भारतीय मजदूर संघ की पद्धति की का आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। कई अपने मित्र ऐसे इस हॉल में बैठे हैं जो हमसे अधिक योग्यता रखते हैं। भारतीय मजदूर संघ का यह व्यवस्था है कि किसी को भी तो दायित्व लेना है, और महामंत्री होने के नाते ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई, आपकी तरह मैं एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता रहा हूँ, और एक व्यवस्था के तहत मुझे ये दायित्व दी गई है, आपने मुझे सम्मान किया है। लेकिन मित्रों, ये वास्तविक सम्मान शायद भारतीय मजदूर संघ के दृष्टि में नहीं हो सकती है, मेरे व्यक्तिगत दृष्टि में होगी। मेरा भी छाती 56 इंच का होगा कि मैं ऐसे पद पर हूं कि इतने सारे लोग मुझे माला पहनाने वाले हैं। लेकिन मित्रों, ये वास्तविक अभिनंदन तभी होगा जब भारतीय मजदूर संघ का अभी हमारे पवन जी ने आप सबों के सामने विषय रखा कि वो दिन होगा जब सरकार, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वो बीएमएस कार्यालय में आकर यह पूछे कि मुझे क्या करना है। वास्तविक अभिनंदन वो होगा। और मित्रों, मैं आपके प्रति कृतज्ञ इसलिए हूं, आप सबों को याद होगा ये राष्ट्रीय अधिवेशन 17 में कानपुर में हुआ था, और इस कानपुर के अधिवेशन ने ही मुझे राष्ट्रीय पहचान दिया। मैं इस कानपुर के अधिवेशन में ही भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय मंत्री का मुझे दायित्व मिला। तो मेरा अगर राष्ट्रीय पहचान अगर किसी ने दिया है, तो यह पूरा का पूरा श्रेय अपने कानपुर के कार्यकर्ताओं को जाता है। और इसके साथ साथ मित्रों, मैं एक अपेक्षा भी लेकर कानपुर आया हूं। अगर आपने मुझे राष्ट्रीय पहचान दी है, राष्ट्रीय दायित्व दी है, तो मेरी यह भी अपेक्षा है कि अगर आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है, तो भारतीय मजदूर संघ का अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी होना चाहिए। यह मेरी अपेक्षा है। मैं इस अपेक्षा को लेकर आया हूं कि कानपुर के मित्रों ने अगर मेरी राष्ट्रीय पहचान बनाई है, तो उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से भारतीय मजदूर संघ का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाएंगे। ये मेरी अपेक्षा है मित्रों। आप सभी मित्रों, पुराने कार्यकर्ताओं को यह एहसास होगा कि अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का यह सपना था, और वो कहा करते थे कि हम भारतीय मजदूर संघ का निर्माण हम किसी श्रम संगठन से प्रतियोगिता के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं, हम किसी श्रम संगठन को हम नीचे दिखाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हम भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, हम इस श्रम क्षेत्र के दिशा और दशा को परिवर्तित करने के लिए हम इस संगठन को खड़ा किया है। और आज हमारे जो चरित्र का निर्माण श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने किया है, उसे हमने बखूबी निभाया है, और भविष्य में भी इस चरित्र को कायम रखने का
हम भरोसा दिलाते हैं मित्रों। हम पर कई आक्षेप लगते हैं मित्रों। अभी आपने देखा होगा कई केंद्रीय श्रम संगठनों ने आंदोलन किए, कई पत्रकार मित्रों ने हमसे इंटरव्यू लिए, हम पर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगे कि भारतीय मजदूर संघ का आंदोलनात्मक क्षमता 2014 से कम हो गया है। 2014 के बाद भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के विषयों के समाधान के लिए संघर्ष करना छोड़ दिया है। हम पर मित्रों यह भी आक्षेप लगता है कि केंद्र में जब से भाजपा नीत सरकार बनी, कई हमारे भी मित्र, कई अपने भी कार्यकर्ता इस गलतफहमी को पालते हैं कि हमारे विचार परिवार की सरकार है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ी है। और हमारे पत्रकार बंधु ये आक्षेप लगाते हैं, हमारे अन्य संगठन के मित्र यह आक्षेप लगाते हैं कि भारतीय मजदूर संघ एक विशेष राजनीतिक दल के सरकार होने के कारण श्रमिक आंदोलन से अपने को अलग रखा है। मुझे लगता है आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय मजदूर संघ सरकार देखकर आंदोलन नहीं करता है और ना ही सरकार देखकर हम आंदोलन का निर्णय लेते हैं। आप सबके ध्यान में होगा कि इस कोविड पीरियड में जब कोई सड़कों पर नहीं निकल सकता था, जब कोई घरों से बाहर नहीं निकल सकता था, तो अगर किसी केंद्रीय श्रम संगठनों ने श्रमिकों के समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरा, सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराया, सरकार से कई विषयों का समाधान निकाला, तो भारतीय मजदूर संघ के सिवा कोई सी श्रम संगठन की हिम्मत नहीं हुई मित्रों कि वो इस आपातकाल में मजदूरों की चिंता करें। अगर आप इस पूरी परिस्थिति का आकलन करें तो 25 मार्च से जब लॉकडाउन लगा, दूसरे ही दिन भारतीय मजदूर संघ प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके श्रमिकों के समस्याओं के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट किया और सरकार ने भी जो प्रवासी मजदूर जिस कठिनाई से गुजरे उस पर उन्होंने थोड़ी बहुत मलहम लगाने का काम किया। मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां थी वह कोई भी सरकार के हाथ में समाधान नहीं है। जब तक कि समाज आगे नहीं आए, इतनी बड़ी संकट को किसी सरकार के से हम यह अपेक्षा करें कि सरकार उनकी समाधान करेगी, यह बेईमानी होगी। इसलिए भारतीय मजदूर संघ केवल सरकार के ही ध्यान को आकृष्ट नहीं किया, सरकार को कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए और सरकार ने उन सुझावों पर अमल किया और जो परिस्थिति को काबू में हम ला सकें। और भारतीय मजदूर संघ केवल सरकार के भरोसे मित्रों नहीं रहा। आप सभी भी हम अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया। हम यह केवल कहते नहीं हैं कि यह राष्ट्रभक्तों की मजदूर संगठन है। मैं अवसर आने पर हम इस चुनौती का सामना भी करते हैं और हम यह साबित भी किया कि इस राष्ट्रीय आपदा में
शायद ही कोई ऐसा मजदूर क्षेत्र होगा जो यह उसके सोच में भी यह आया होगा, यह भी एक मेरा दायित्व है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में हमने सेवा कार्य किया और जिसकी प्रशंसा राष्ट्रीय ही नहीं मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मजदूर संघ की केवल भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं हुई मित्रों, लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्रेड यूनियन का यह भी कोई डायमेंशन हो सकता है। आप सबों ने महीनों जो हमारे छोटे छोटे यूनियंस, जो टेम्पू यूनियन चलाते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, आंगनबाड़ी की बहनें, आशा की बहनें, जो हमारे बहुत छोटे छोटे यूनियन जिनसे हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, ये सभी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ आए। महीनों महीनों पके हुए भोजन उन्होंने किचन चलाया, सूखे अनाज दिए, छोटे बच्चों को रास्ते में दूध दिया, पानी दिया, चिलचिलाती धूप में जो प्रवासी मजदूर गए उनको पैरों में चप्पल दिया, और उनके माता पिताओं को दवा दिया, उनको छाते की व्यवस्था की। एवं हमने कोई सर्कुलर नहीं जारी किया था मित्रों। इसलिए भारतीय मजदूर संघ एक विलक्षण गुणों वाला श्रम संगठन है। यह स्वस्फूर्त भारतीय मजदूर संघ ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह के संस्कार उत्पन्न किए, संस्कार पैदा किए कि बिना हमारे कहे लोगों ने इस राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया, और आज भी हम इस कार्य में लगे हुए हैं मित्रों। भारतीय मजदूर संघ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज बुलावा आता है, इंटरव्यू लिया जाता है, हमसे सुझाव लिया जाता है कि भाई इस कोविड के समय में आपको कौन सी शक्ति प्रेरित किया, आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की मदद से आपने ये सेवा कार्य चलाया, सरकार के प्रेरणा से आपने किया। और मित्रों, आज आप सभी कार्यकर्ताओं के योगदान के कारण आज भारतीय मजदूर संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये परचम लहराता है। यह एक विलक्षण गुणों वाला यह श्रम संगठन, केंद्रीय श्रम संगठन है। बाकी किसी श्रम संगठन ने इस तरह का काम किया नहीं। बाकी सभी श्रम संगठन मजदूरों का उपयोग करते हैं। बाकी सभी श्रम संगठन मजदूरों के कंधे पर बंदूक चला करके वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचते हैं। लेकिन आज मैं 64-65 वर्षों के कार्यकाल में हमने कभी विधानसभा, विधान परिषद का भी मुंह हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं देख पाए होंगे, कोई महामंत्री अध्यक्ष नहीं दे पाए होंगे। किसी महामंत्री अध्यक्ष के मन में यह भावना भी नहीं आती होगी कि हम इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि कल मुझे कुछ मिलेगा। मैं कई मित्र हमसे औपचारिक अनौपचारिक वार्ता करते हैं कि भाई आप भारतीय मजदूर संघ में ही क्यों आप काम करते हो। आज सुबह मुझे प्रदेश महामंत्री जी से प्रदेश के कार्यकर्ताओं के संबंध में मैं कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा था कि अपने प्रदेश में कौन से कैसे कार्यकर्ता हैं, किनकी क्या मनोभावना है, किनकी क्या योग्यता है। आप सबों को जानकारी है कि भारतीय मजदूर संघ की असर सबसे कम उम्र का ये श्रम संगठन तो भारतीय मजदूर संघ ही है। अभी तो ये 62-65 साल इसकी उम्र ही हो रही है। तो हमारे जो बीच जो कार्यकर्ता आए तो अभी बहुत
उंगली पर गिने हुए कार्यकर्ता होंगे जो स्वयं भारतीय मजदूर संघ में पैदा ही हुए। अधिकांश कार्यकर्ता किसी न किसी दूसरे दूसरे संगठनों से ही आए होंगे। तो कभी कभी आक्षेप भी लगता है कि अरे भाई वो तो इंटक से आए हैं तो उनका कांग्रेस का विचारधारा है, कोई एटक से आया होगा, कोई सीटू से आया होगा, कोई कहीं से आया होगा। तो हम सब तो भारतीय मजदूर संघ एक ऐसी संस्था है कि हम सारे रोड़ा पत्थर ईंटा को हम हीरा बनाते हैं। इसलिए मुझे इससे कोई परहेज नहीं, मुझे इस बात का गर्व है कि आप कहीं से आओगे, हमारे यहाँ आने का रास्ता खुला है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम आपको एक ईंटा पत्थर को हीरा बना करके ही छोड़ेंगे। और मित्रों, आप सबों को बड़े आश्चर्य होगा, मैं भी C2 से आया हूं। वो LIC के कार्यकर्ताओं से आप मिलेंगे तो जब हम लोग नौकरी में आए तो वहां वो लाल झंडा ही था, ये पता ही नहीं था कि भगवा झंडा भी श्रम क्षेत्र में कुछ है। और हम लोग जब इधर आए तो आप सबों को ध्यान में होगा, दत्तोपंत जी कहा करते थे कि हम चाहे कितनी महंगी जूता, वो मोची का हो और कौन कौन बाटा और किसी का भी जूता हो, जब हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं तो उसको उधर ही छोड़ कर आते हैं। तो जब हम एक बार इधर आ गए तो हम अपने सारे संस्कार, पिछला संस्कार उधर छोड़ कर आए हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का काम करना, जब तक आप इस रंग में रंगेंगे नहीं, इसमें पूर्ण समर्पण भाव से नहीं अगर काम करेंगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा, आप हमेशा दुविधा में रहोगे। और मित्रों, यही एक ऐसा संगठन है, मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं 1994 में BMS में आया हूं और ये 2020 में मैं राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मुझे मिला है। मैं उधर झोलाई ढोते रहता अभी C2 में। आप ऐसे संगठन जहां हम सम्मान पूर्वक आपको, इसलिए मैं जो आपसे कहा कि मैं आपसे एक अपेक्षा भी लेकर आया हूं और कोई वो ऐसी अपेक्षा मैं लेकर नहीं आया हूं जो हमारे दायरे से बाहर है। आप पुराने कार्यकर्ताओं को स्मरण होगा, दत्तोपंत जी की यह सपना थी कि श्रम क्षेत्र में हम प्रथम क्रमांक का हमको संगठन के रूप में उभरना चाहिए। और समस्त देश के कार्यकर्ताओं ने उनके आह्वान पर विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और आज गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि पिछले 30 वर्षों से भारतीय मजदूर संघ क्रमांक 1 का श्रम संगठन है। लेकिन मित्रों, दत्तोपंत जी वहीं नहीं रुके थे। अगर आप सबों को याद होगा तो दत्तोपंत जी की यह भी सपना थी कि श्रम क्षेत्र में केवल और केवल भारतीय मजदूर संघ को ही स्थापित होना चाहिए। यह टास्क अभी हमारा अधूरा है। तो ये दत्तोपंत जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम यह संकल्प लें कि जो उनकी अधूरी कल्पना रह गई है कि हम श्रम क्षेत्र में BMS को और केवल BMS को स्थापित करके रखेंगे, यह संकल्प मुझे लेना चाहिए। मित्रों, अभी अभी कई केंद्रीय श्रम संगठनों ने आंदोलन किया है, उसका निमंत्रण अपने पास भी आया था। आप सबों को सोशल मीडिया पर देखा होगा, उनके जो राष्ट्रीय संयोजक संजीवा रेड्डी जी हैं, उन्होंने पत्र मुझे दिया था, उन्होंने समर्थन मांगा था। और
उसी के आलोक में आक्षेप लगा कि 2014 के बाद से बीएमएस आंदोलन से अलग रहता है। तो आपने अभी कोविड के बाद आपने देखा सीरीज ऑफ आंदोलन भारतीय मजदूर संघ ने किया, आजीविका बचाओ, पीएसयू बचाओ, सरकार जगाओ, कई हमारे कार्यक्रम हुए, किसी श्रम संगठन ने नहीं किया। लेकिन मित्रों, उनका एक सालाना उर्स मनाते हैं, तो हर साल वो मनाते हैं और हम पर ये आक्षेप लगाते हैं कि ये आरएसएस का सरकार है, ये आरएसएस का संगठन है, इसलिए ये आंदोलन नहीं करते हैं। मैंने उस पत्र का भी जवाब दिया था और आप सबों को भी सोशल मीडिया पर मिला होगा। मित्रों, हम 2015 तक उनके साथ थे। अगर हम ज्वाइंट फ्रंट में नहीं रहना चाहते तो 2014 के बाद हम नहीं रहते। हम 2015 तक उनके साथ थे और 2015 में उनको हमने छोड़ा। क्यों हमने इसलिए छोड़ा, आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारी जो 10 सूत्री मांग थी, उस 10 सूत्री मांग में तत्कालीन सरकार ने हमारे 7 मांगों को माना था और बजाते उसने लिख करके ये दिया था। किसी मंत्री ने नहीं, सरकार ने, मतलब सेक्रेटरी ने लिखकर आश्वासन दिया था। और आप सबों को ज्ञात होगा कि बोनस का सीलिंग उसी समय बढ़ा था। कई ऐसे अपने ये था। लेकिन 15 में जब इन्होंने ज्वाइंट फ्रंट में हमारे साथ गए और हम सरकार के सामने ये 7 मांगे मानने के बाद सबों की वहां सहमति बनी कि हम स्ट्राइक विड्रॉ करेंगे और हम सब लोग साथ बाहर से निकले। श्रम मंत्रालय थे, लेकिन सीटू के महामंत्री ने प्रेस को बताया कि नहीं, हम अपने हड़ताल पर अडिग हैं। तो भारतीय मजदूर संघ के पास कोई विकल्प नहीं था कि आप अपना निर्णय हम पर थोपोगे, हम आपके अधीन हैं। तब से भारतीय मजदूर संघ इस आधार पर अलग हुआ कि आप हम कभी इतना मानकर चलना होगा मित्रों कि दुनिया का कोई भी श्रम संगठन आज इस स्थिति में नहीं है कि सरकारों पर डिक्टेट कर सके। दुनिया में कोई भी आप बता दो, कम्युनिस्ट कंट्री का भी कोई भी ऐसा श्रम संगठन नहीं है जो आज प्रबंधन पर या सरकार को डिक्टेट कर सके। लेकिन फिर भी हम ज्वाइंट फ्रंट, आज भी हम ज्वाइंट फ्रंट का स्वागत करते हैं। कई इंडस्ट्रियल स्तर पर हमारे मुकेश जी बैठे हैं, कोयला के लोग हैं, वह हम इंडस्ट्रियल लेवल पर हम ज्वाइंट फ्रंट में जाते हैं और हम चाहते भी हैं। हम इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर जाते हैं, इंडस्ट्रियल पर जाते हैं क्योंकि वहां कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता है। वहां वेतन, प्रमोशन, ट्रांसफर विशुद्ध रूप से श्रम मुद्दे होते हैं। हम श्रमिकों के मुद्दों पर अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन अभी हमारे कई वक्ताओं ने कहा कि हम हथियार नहीं बनना चाहते हैं और हम आज ही नहीं अलग हुए हैं। आप सबों को स्मरण होगा तो हम मनमोहन सिंह के सरकार में भी उनके साथ थे और 2010 में भी उनसे हम अलग हुए हैं। उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी मित्रों, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट मान्यता है। अभी किसान आंदोलन में भी कई पत्रकार हमसे प्रश्न करते हैं कि आपका क्या ये व्यू है, आपके इस किसान आंदोलन के प्रति आपका क्या संवेदना है। हम कहें किसानों के समस्याओं के प्रति हम संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन वह मेरा क्षेत्र नहीं है। हम विशुद्ध रूप से हम अपने को कन्फाइंड रखते हैं मजदूरों तक। विद्यार्थियों की समस्या है, विद्यार्थी की संगठन है। किसानों की समस्या है, किसानों का संगठन है। हमसे प्रेस के मित्रों ने बहुत सारे तर्क किए कि भाई आप अपने को क्यों अलग किए ये 24 के हड़ताल से। हमें आप उनको देखो, वो तो सामने रखते हैं मजदूरों की समस्या,
लेकिन वो मजदूरों की समस्या जो है बाद में वो बदल जाता है मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर 370 सीए और तरह की उनकी ये होती है। हम मजदूरों का काम सरकार बनाना बिगाड़ना नहीं है। जो भी लोकतांत्रिक ढंग से सरकारें चुनी गई हैं वो सभी सरकारें हमारी हैं, वो चाहे भाजपा की सरकार हो, कम्युनिस्ट की सरकार हो, कोई भी सरकार हो। हमारे लोग केरल में काम करते हैं, हमारे लोग वेस्ट बंगाल में काम करते हैं, वहाँ तो भाजपा की सरकार नहीं है। तो क्या हम रोज आंदोलन करते हैं, रोज हम सरकार को डिस्टेबलाइज करते हैं? इसलिए हम मेरा बड़ा स्पष्ट मानता है, हम मजदूरों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम सड़क से संसद तक हम समाधान के लिए प्रयत्न करेंगे। मित्रों, अभी हमारे संगठन क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने आपसे कोड की चर्चा की। इस कोड पर जितना भारतीय मजदूर संघ सक्रियता से सरकार के सामने वार्ता किया, हम सरकार के से संघर्ष भी करते हैं और संवाद भी करते हैं। लेकिन बाकी श्रम संगठन वो बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अलग से निमंत्रण नहीं आया है। वो सारे बैठकों को वो बाइकआउट करते हैं और बाहर में आकर कहते हैं कि सरकार मुझे बुलाती नहीं है। बीएमएस के लिए क्या सरकार डोली भेजती है? अरे बीएमएस अपने कर्तव्य का निर्वहन के लिए हम पब्लिक डोमेन में जाते हैं, उसको देखते हैं और अपनी जिम्मेवारी समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हमें आवश्यकता होती है तो हम संघर्ष भी करते हैं, हमें आवश्यकता होती है तो हम संवाद भी करते हैं। और मित्रों, मुझे कई संगठन, उद्योगपतियों के भी संगठन निमंत्रित करते हैं। वो कली फिक्की का एक निमंत्रण है। वो भी भारतीय मजदूर संघ का व्यू जानना चाहते हैं कि इस कोड पर आपका क्या व्यू है। मैंने कहा कि भाई साहब, ये ईज ऑफ डूइंग नहीं है, ईज ऑफ क्लोजर है। ये जो कोड है, ये ईज ऑफ डूइंग आप जो समझ रहे हो, ना तो ये उद्योगपति के हित में है, न राष्ट्र के हित में है, न श्रमिकों के हित में है। ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वो जिस कहीं भी वो लागू होगा, वहां कभी वो परमानेंट होगा ही नहीं और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बना रहेगा। अगर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बना रहेगा तो आप सरवाइव नहीं करोगे। अभी आप इधर बोल रहे थे कि सारे इंडस्ट्री बंद हुए, यही बात की चर्चा हम भी करते हैं कि आप कैपिटल लगाते हो, लेकिन पसीना हम लगाते हैं, पसीना आप नहीं लगाते हो। न तो केवल कैपिटल से उद्योग चल सकता है, न केवल श्रमिकों से चल सकता है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने उद्योग परिवार का कॉन्सेप्ट लाया। ये किसी श्रम संगठन ये सोच ही नहीं सकता है। इसलिए मैं जो रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन करता हूं, हम उद्योगपति को भी अपने परिवार का अंग मानते हैं। हम उसके फैक्ट्री को, उसके उद्योग को हम अपने अन्नदाता मानते हैं, उसको हम लक्ष्मी मानते हैं, उसका हम पूजा करना चाहते हैं। और अभी 17 नवंबर को आप सबों ने मनाया होगा। इस कोविड में जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन उद्योगपतियों ने लात मार के श्रमिकों को सड़क पर निकाल दिया। न उनको खाना, न उनके परिवहन, न किसी चीज की उनकी व्यवस्था रही। बेचारे बिलबिलाते हुए बच्चों को लेकर पैदल हजारों किलोमीटर पैदल उन्होंने यात्रा किया। लेकिन मित्रों, कुछ ऐसे भी अपने उद्योगपति थे जो उन्होंने अपने श्रमिकों को 3 महीने का एडवांस सैलरी दिया, उनके रहने की चिंता किया, उनके स्वास्थ्य का चिंता किया। तो यह क्यों किया? यह भारतीय मजदूर संघ का जो उद्योग परिवार का कॉन्सेप्ट है, हम इसलिए किया। और हमने 17 सितंबर को हम ऐसे उद्योगपतियों को हमने सम्मानित किया, पूरे देश में हमने सम्मानित किया। हमारे बाकी मित्र कहते हैं कि ये तो चमचा हो गया, उद्योगपतियों का ही जो है सो रखेल हो गया। क्या मित्रों, ये वास्तविकता नहीं है कि हम उद्योगपतियों के बिना हम श्रमिकों का रोजगार पैदा कर सकते हैं? दोनों की समन्वय होनी चाहिए। हम इसमें विश्वास करते हैं कि दोनों का समन्वय।
और मित्रों, अभी जो मैंने आंदोलन इतना किया, अभी क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने आपके पास बताया सरकार का क्या रुख है, और जिनको ये गलतफहमी आप पालते होंगे कि ये अब विचार परिवार की सरकार है इसलिए बीएमएस की बात सुनेगी, यह दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। समाज में ताकत की पहचान होती है। अगर यह भी सरकार भारतीय मजदूर संघ का कुछ सुनती है, कुछ सुनने का प्रयास करती है, तो इसलिए करती है कि उसको पता है कि इस देश में अगर थोड़ी बहुत अगर कोई क्षमता है, शक्ति है, तो भारतीय मजदूर संघ के पास ही है, जो आपने 17 नवंबर को दिखाया है। उसके बदौलत अभी हम कोरामीन पर चल रहे हैं मित्रों। अगर हमको यह अहंकार हो कि सरकार विचार परिवार की है इसलिए हमारी बात सुन लेगी, ये भूल मत करो और इस गलतफहमी को मत पालो। मेरे पास कितने भी आते हैं कार्यकर्ता कि इस मंत्री से मिला दो, उस मंत्री, हम कहे कि मैं पैरवी नहीं करता हूं, ताकत दिखाओ। अभी संगठन मंत्री जी ने कहा कि आप बीएमएस की ताकत उत्पन्न करो कि वो हमारे कार्यालय में आकर पूछे कैसे चलेगा लेबर डिपार्टमेंट, आप क्या चाहते हो। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने एक कॉन्सेप्ट दिया इसी कोविड पीरियड में, हेल्प डेस्क। आपने सुना होगा, हमने सभी मंत्री जी लोगों से आग्रह किया था कि ये हेल्प डेस्क का स्थापित जिला स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो। इसके पीछे हमारा क्या मोटो है? आज संगठित क्षेत्र जिसके भरोसे वो आंदोलन करते हैं, उसकी संख्या क्या है? 7% है। 93% हमारा शक्ति कहां है? असंगठित क्षेत्र में। आज हमारे पास यह मौका है कि हम हेल्प डेस्क के माध्यम से हम असंगठित क्षेत्र में अपने को प्रवेश पा सकते हैं। अब हमारे मित्रों के मन में कि भाई अब हम असंगठित क्षेत्र में, गांव में, ब्लॉक में ये यूनियन कैसे बनेगी? वहां तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, वहां कैसे बनेगी? अरे मित्रों, आज असंगठित क्षेत्र में हमारी आवश्यकता है। अभी सरकार ने अनुदान दिया 1000 रुपया उनके खाते में डालने का, उन्होंने 3 महीने का अनाज फ्री में देने का। आप अगर इसका आंकड़ा देखेंगे तो केवल 40% मजदूरों तक ही यह सुविधा मिल सका है। 60% मजदूर आज भी इस लाभ से वंचित हैं। उनको ब्लॉक में कोई आधार कार्ड बनाने वाला नहीं है, डांट के बाबू भगा देता है। आप निर्माण मजदूरों का आप रजिस्ट्रेशन, वो बेचारा वो गरीब जाता है श्रम विभाग में, उसको डांट के भगा देता है दलाल। आज विधवा पेंशन मिलना है उनको, वृद्धा पेंशन मिलना है, और जो भी सरकार के स्कीम्स हैं उन स्कीम की न तो उन्हें जानकारी है, न उनके पास खाता है, न आधार है, इसलिए उनको मिल नहीं पा रहा है। इसलिए आज यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हेल्प डेस्क के माध्यम से हम उनका खाता खुलवाएं, उनका आधार कार्ड बनवाएं, उनका राशन कार्ड बनवाएं, उनका स्वास्थ्य के लिए जागरूकता पैदा करें। तो इस माध्यम से हमारी ताकत गांवों तक पहुंचेगी, और तभी ये सरकार हो या कोई सरकार हो हमारी बात सुनेगी। और मुझे इस में ये अपेक्षा है कि हमारे जो संगठित क्षेत्र के मित्र हैं, अगर संगठित क्षेत्र के मित्र अपने संघर्ष को तेज करना चाहते हैं तो उन्हें इस काम में आगे बढ़ करके, उनके जो रिटायर्ड कार्यकर्ता हैं, उनके जो बाकी सक्षम कार्यकर्ता हैं, वो हेल्प डेस्क में लगे, हेल्प डेस्क के माध्यम से जाएं। और अब मैंने जो आपको कहा, ये 17 नवंबर का जो आपने प्रदर्शन किया था वही कोरामीन अभी तक काम कर रहा है। इसलिए इतना से नहीं चलने वाला है मित्रों। इसलिए भारतीय मजदूर संघ की जो शक्ति है वह जो है गांवों में बसती है, असंगठित क्षेत्र में हमारी शक्ति बसती है। उस शक्ति को उभारना, उस शक्ति को अपने पक्ष में लाना और एक विशाल
अपना शक्ति खड़ा करना कि चाहे कोई भी सरकार हो, हमारे बिना पूछे, हमारे बिना ये का वह कोई निर्णय नहीं ले सके। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं। अगर हमारे संगठित क्षेत्र के मित्र, अगर पीएसयू के मित्र को भी यह गलतफहमी है कि उनके स्ट्राइक और उनके ये कर देने से कुछ सरकार पर दबाव बनेगा, यह बिल्कुल भूल है। आपने अभी 24 को देखा है, अभी 2 दिन पहले भारत बंद आपने देखा है। ये लोग श्रम क्षेत्र में श्रम आंदोलन को बदनाम, श्रम आंदोलन को मतलब कि मतलब शर्म से सर झुकाने का इन्होंने कार्य किया है। आप हर साल करते हो, आप में क्षमता है नहीं, आप जो है श्रम आंदोलन को सरकार के समक्ष उसको जो है उपहास कर रहे हो। इसलिए आप ये श्रमिकों के लिए नहीं कर रहे हो, आप राजनीतिज्ञों के लिए कर रहे हो। अगर श्रमिकों के लिए किए होते तो सारे श्रम संगठन मिलकर के इस सरकार को हम ये अपने शक्ति का पहचान दे सकते थे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आएंगे, इसलिए कि उनका उद्देश्य दूसरा है। इसलिए आज मुझे अपने शक्ति को आपको संकलित करने का संकल्प लेना होगा। इस जन्म शताब्दी वर्ष में हमने जो दत्तोपंत जी ने स्वप्न देखा है कि केवल भारतीय मजदूर संघ ही श्रम क्षेत्र में स्थापित हो, इस संकल्प को लेकर के आप जाएंगे, तभी मुझे लगेगा कि आपने मेरा वास्तविक अभिनंदन किया है। और मैं पुनः जिस दिन भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में हमारा ये हेल्प डेस्क काम करना शुरू कर देगा, मैं पुनः आपका अभिनंदन करने आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।